अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बहुत दिनों से चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है और हम इसके ऑलरेडी 6 पार्ट्स कर चुके हैं। टुडे विल बी अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ पार्ट 7। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने सारे पार्ट्स इसके मेंटेन करके रखे हुए होंगे और हर आपके पास सारे पार्ट्स की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कुछ भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तो वो भी पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आए तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इस लेक्चर में आपके पास आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा लिखा हुआ फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और कोई नई चीज़ भी नहीं है, क्लास 7 क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होती है फ्रिक्शन, रिव्यू कर लेते हैं। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या मकसद हुआ, कह रहे हैं कि व्हेन वन बॉडी स्लाइड, यानी कि जब आपके पास एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, उसकी स्लाइडिंग में, उसके मूवमेंट में, उसकी मोशन में जो आपके पास उस मोशन में जो अपोज कर रही है फोर्स उस बॉडी को दूसरी बॉडी पे स्लाइड करने से, मूव करने से, ट्रेवल करने से, वो फोर्स बेसिकली क्या होती है, मोशन को रोकने वाली फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को, मोशन को अपोज करे, रोके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, अब आपके पास फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स कैसे हैं, ऐसे हैं दो टाइप आपके पास कि एक तो सूरत वो है कि जब बॉडी रुकी हुई हो तब भी बॉडी के बॉटम और जिस सरफेस पर रखी है उसके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद हो। जब बॉडी चल रही हो तब भी आपके पास ऐसी फोर्स जो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करे, यानी कि फ्रिक्शन की दो टाइप्स हो गई। ठीक है, जो पहली टाइप है जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन तब भी हमारी फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि उस बॉडी को मूव करवा सके और बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है। ठीक है, तो ऐसी जो फोर्स है इन कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, और जब बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, जब बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन उस बॉडी की मूवमेंट को क्या करे, अपोज करे, तो ऐसी फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हेन अ बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑन द अदर, द फ्रिक्शन इज सेड टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी स्टार्ट लेने वाली है, अब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट खत्म होने वाला है, स्टेट ऑफ मोशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी है, जब बॉडी रुकी हुई है रेस्ट पे, जब बॉडी मूव कर रही है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। राइट, नाउ सेकंड स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। आपको कह रहे हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो रेशियो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। किस तरीके से, मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके, और इस तरीके से बेटा कि देखें ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं कि इस सरफेस पे आपने रख दिया एक ब्लॉक, रख दिया, या यूं समझ लीजिए कि एक बॉडी आपने प्लेस करवा दी। अब इस बॉडी पे सरफेस जो है वो लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। जब नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी तो हम उसको जो डिनोट करते हैं, आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक है बेटा, अच्छा, उस नॉर्मल रिएक्शन को हम इस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर, और जो इसके दरमियान मैं जो ब्लू लाइन आपको बना के दिखा रहा हूं, इस जगह पर क्या मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है। कौन सी फ्रिक्शन है, आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। क्या बोल रहा हूं, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। हम इसको ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, रेशियो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने डिवाइड कर दिया नॉर्मल रिएक्शन से, एंड वी विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इक्वल्स टू एफ ओवर आर। R is dividing here. When it is shifted to the left hand side, it will multiply with mu, and the formula is F equals to mu R. Right? Now the next definition is fluid friction. Fluid friction को आप कॉमन लैंग्वेज में विस्कोसिटी भी कहते हैं। केमिस्ट्री पढ़ कर आए क्लास 9 के अंदर, विस्कोसिटी भी कहा जाता है और विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में या गैस में मूव कर रही है तो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ जो
बीच में अपोजिंग हो रही होगी उसको मूव करने में उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है, वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि तीन आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड्स हैं या मटेरियल्स हैं, ठीक है, बॉडी इज मूविंग थ्रू द फ्लूइड, क्या मूव कर रही है, बॉडी किसी भी फ्लूइड से मूव कर रही है, उसको रिटार्डिंग फोर्स महसूस करनी पड़ रही है। वो रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जो बॉडी को रोके, जैसे रिटार्डेशन पढ़कर आए थे मैट्रिक में, आप जानते हैं रिटार्डेशन क्या होती है। कहना क्या चाह रहा हूं, कहने का मकसद यूं है कि तीन अगर लिक्विड्स ले लें, एक हनी शहद ले लें, एक ऑयल ले लें, वाटर ले लें, ठीक है, आप जानते हैं तीनों के मॉलिक्यूल्स जब आप फ्लो करेंगे तीनों चीजें, वो तीनों के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे होंगे। अच्छा, जो हनी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो ठीक ठाक होगी, यानी कि उनको चलने में मुश्किल हो रही होगी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी, उनका विस्कस ड्रैग, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मकसद उनका फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब बात करें अगर पानी की, बल्कि ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल की जो है एज कंपेयर टू हनी कम होगी और पानी की बिल्कुल कम होगी, ठीक है। क्यों कम होगी पानी की बिल्कुल कम, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो विस्कोसिटी है या विस्कस ड्रैग है या फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कैसी है, कम है। आई होप सो कि बात समझ में आ रही होगी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, या वो बॉडी जो किसी भी पानी में से मूव करते हुए जा रही हो। एक छोटी एग्जांपल देके बात को आगे बढ़ता हूं। जैसे आपने एक इंक का ड्रॉप डाला पानी के अंदर, इंक के मॉलिक्यूल्स को, इंक को जो है फैलने में एक रिटार्डिंग फोर्स महसूस हुई होगी पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। वो रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि विस्कस ड्रैग, और कॉमन लैंग्वेज में विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है F = 6 पाई नीटा आर वी। पाई जानते हैं आप लोग, नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर कौन सा स्फीयर, जो आपके पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो आप क्या होती है, उसका उस स्फीयर का वेलोसिटी होती है। या यूं समझ लीजिए कि जो पानी के मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो उनकी अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, फ्लोइंग ऑफ वाटर या फ्लोइंग ऑफ ऑयल या फ्लोइंग ऑफ हनी की बात कर रहा हूँ, तो जो उस स्फीयर का उसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से पानी मूव कर रहा होगा, जाहिर है कि जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी पानी की वेलोसिटी भी होगी, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो v से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो स्फीयर का रेडियस होगा वो r से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी डेफिनेशंस खत्म हो गई। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन क्या कहती है और किसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनको एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती हैं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने लगे हैं, मैट्रिक में आप भावनाओं लेकर आए मैं इस टॉपिक की, यानी कि पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन इन डिटेल नहीं पढ़ा। फिजिक्स में इन डिटेल है, फर्स्ट फिजिक्स में इन डिटेल है क्या, देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर 3 सवाल सेक्शन सी के अंदर आते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें से इंक्लाइंड प्लेन भी एक है। दूसरा है इलास्टिक कोलिजन, और जो केसेस ऑफ पुली करके आते हैं। ये 3 आपके पास सवालात में से सेक्शन सी में इस चैप्टर से एक सवाल लाजमी आता है पेपर के अंदर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एनी प्लेन विच मेक्स एन एंगल with the horizontal plane is called an inclined plane. It helps us to do work more easily. मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे कोई भी प्लेन जो है एंगल बना ले, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। कहने का मकसद कुछ यूं है कि ये आ गया ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। एक आपके पास प्लेन है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई एंगल बना ले। मकसद कहने का है कि ये एंगल बन गया इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस से। जब ये एंगल बन गया तो मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये इस तरीके से। देखें बेटा आप लोग, ये आपका आ गया एंगल थीटा, ठीक है। ये एंगल बन गया थीटा, तो रेड लाइन जो बनाई है उसने ब्लू लाइन से एक एंगल बना लिया, राइट। तो उस एंगल थीटा बनाया। तो ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंगल बना ले, वो प्लेन क्या कहलाता है, इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। ये रेड जो प्लेन है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इंक्लाइंड प्लेन कहलाएगा। क्यों यूज करते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए। आपको कोई चीज हाइट पर लिफ्ट करवानी है तो बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं, वर्क डन करवा सकते हैं मोर इजीली। ऐसी सिंपल मशीन क्या कहलाती है, इंक्लाइंड प्लेन कहलाती है।
एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है इसकी, कह रही है कंसीडर एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, लेट अ ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू बी प्लेस ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन। आपने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो वो ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही होंगी, कौन कौन सी लग रही होंगी वो फोर्सेस, एक बार फिर से समझ लीजिए। इंक्लाइंड प्लेन के बाद आपने एक ब्लॉक प्लेस करवाया, ठीक है, वो इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, उस ब्लॉक का जो वेट है वो क्या है, डब्ल्यू है। 3 फोर्सेस उस पर ऐड कर रही है, पहले नाम देख लेते हैं फिर देखते हैं कि वो कैसे लग रही हैं। सबसे पहला वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तीसरी बात कि जिस सरफेस पर रखा हुआ उसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा। तीसरी बात जो उस ब्लॉक को, उस बॉडी को स्लिप नहीं होने दे रही, वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि टोटली 3 फोर्सेस लग रही हैं उस बॉडी के ऊपर। कैसे, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर में देखते हैं। देखें बेटा, ये तो वो पिक्चर आ गई जो डेली लाइफ एग्जांपल है। आपको कोई चीज मूव करवानी है, लेबर व्हील बैरो मूव करवा रहा है तो इसने स्लोप का यूज किया। इस स्लोप को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अब जिन 3 फोर्सेस तस्करा मैंने लास्ट स्लाइड में किया था, तो इस डायग्राम से आपको और समझ में आ जाएगी ये बात। देखें, ये ब्लॉक है जिसका वेट डब्ल्यू है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये वो सरफेस है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन आर इस पे लग रहा है परपेंडिकुलरली। ये वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस बॉडी को स्लिप नहीं होने दे रहा, ठीक है। 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। वही बात यहां तक हमने निकालना क्या, ये बॉडी या तो ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है, ऐसा कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगी कुछ ना कुछ इसकी, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो डाउनवर्ड मोशन में भी हम इसका एक्सीलरेशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, अपवर्ड मोशन में भी इसकी एक्सीलरेशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहली बात एक काम ये करना है कि आप जानते हैं कि जब भी कोई वेक्टर किसी 2 एक्सिस यानी कि एक्स वाई एक्सिस में लाई करता है तो हमारे ऊपर लागू है कि हम उसके कंपोनेंट्स कर लें। मैट्रिक में ही बात पढ़कर आए थे, फोर्स के कंपोनेंट्स किए थे 2, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एक वर्टिकल कंपोनेंट था। हॉरिजॉन्टल आपके पास था एफ एक्स, वर्टिकल आपके पास था एफ वाई, क्योंकि हमने वहां पे फोर्स की बात की थी। यहाँ हम वेट की बात कर रहे हैं, इस वेट को हम रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट्स के अंदर, एक कहलाएगा डब्ल्यू एक्स, एक कहलाएगा डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू एक्स होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डब्ल्यू वाई होगा वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमने इसके कंपोनेंट्स कैसे किए। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस आप मान लें कि पैरेलल है इंक्लाइन प्लेन के और वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के, तो हम डब्ल्यू यानी कि वेट को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स के अंदर। सबसे पहली बात तो एक बन जाएगा आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई वाई होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और जहां वर्टिकल मतलब क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, डब्ल्यू की जगह एम जी आ गया। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन कैसे, अभी डायग्राम से वाजे हो जाएगी ये वाली बात। फिर कह रहे हैं दूसरा जो कंपोनेंट है वो डब्ल्यू एक्स यानी कि डब्ल्यू कॉस थीटा है, डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। कैसे, आपकी स्क्रीन में डायग्राम नजर आ रही होगी, आपको यहां से बात और वाजे हो जाएगी। देखें, हमने इसकी बात की थी, ये जो है वो वेट डब्ल्यू है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का, हमने ये कंपोनेंट्स किए, एक ये वाला कंपोनेंट किया है और एक ये कंपोनेंट किया है। पहला ये कंपोनेंट बनाया जो कि नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट में था, राइट, और एक आपके पास जो वेट का कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में होगा। एक अगेंस्ट में किसके है, एक नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट में और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में है। तो अगर ये वाला एंगल हम इंक्लाइनेशन एंगल देखें जो कि इसके रिस्पेक्ट से बनाया गया है, जितना इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू भी होगी। तो इस मामले से इस एंगल के दरमियान वाली जो साइड हो, इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो कहेगी परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस और ये होगी बेस, ठीक है। जो वर्टिकल साइड है, जो परपेंडिकुलर साइड है, उसको हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू वाई, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर डब्ल्यू वाई कहलाती है। डब्ल्यू वाई मतलब एम जी साइन थीटा, ये हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है। ये बेस है और बेस का कहलाता है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। दैट्स वाई क्या बनेगा, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स मतलब एम जी कॉस थीटा, एक्स वाले कॉस थीटा, वाई वाले साइन थीटा, डब्ल्यू मतलब एम जी, दैट्स वाई क्या बन गया, एम जी कॉस थीटा बन गया एम जी साइन थीटा। एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो है आपके पास ये वाला कंपोनेंट बेसिकली आर को बैलेंस कर रहा है और ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो हमने इस कंपोनेंट को क्या किया, क्योंकि हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप क्या करो, पहले वेक्टर की टेल में दूसरे वेक्टर का हेड लगाओ। दैट्स वाई हमने इसकी ज्वाइनिंग कर दी विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। तो उसके रिस्पेक्ट से ये एंगल आ गया, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया पूरा ये वाला। ये इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कहलाया, ये हाइपोटेनियस कहलाया, ये बेस कहलाया। तो परपेंडिकुलर वाला साइड जो है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कहलाया गया, डब्ल्यू वाई यानी कि एम जी साइन थीटा, और ये बेस कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाया, एम जी कॉस थीटा।
तो ये दो कंपोनेंट्स बन गए। अब हमने क्या निकालना है, डाउनवर्ड फॉर डाउनवर्ड मोशन एक्सीलरेशन फॉर्मूला, फॉर अपवर्ड मोशन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। एक और बात समझ लें यहाँ पर कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होगा इस ब्लॉक का वो होगा WY की वजह से। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के अपोजिंग जो वेट का कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है, ना कि mg cos थीटा। जब आप देख रहे हैं mg sin थीटा की डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल। ये हमने बेसिकली ये लिया है एक्स एक्सिस, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं एक बार कि ये जो हमने लिया ना, ये वाला कंपोनेंट जो हमने लिया है, ये जो हमने लिया है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है आपके पास पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। ये आपने लिया है क्या, एक्स एक्स वाई एक्सिस लिया भाई, ये वाई एक्सिस लिया हुआ है आपने। और दूसरे कलर से मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा, ये जो आपने लिया ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ये देखिएगा जरा, जो बेसिकली रेड वाली लाइन है, ये जो आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये है एक्स एक्सिस, यानी कि ये पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है। ऊपर लिखा हुआ भी है जैसे आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस पैरेलल एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। एक्स एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस रेड वाला है, ठीक है। ये जब वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस आपके पास ये रेड वाला और ब्लैक वाला एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अच्छा, इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये हो गया आपके पास क्या, ये सिर्फ बताया गया कि हमने ये एक्सेस किया, ये एक्स एक्सिस किया, वाई एक्सिस किया है। क्यों किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसलिए किया है ताकि ये जो वेट का कंपोनेंट है इन दोनों एक्सिस के बीच में आ जाए, यहां पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, ठीक है। और फिर इस एंगल के रिस्पेक्ट से हमने क्या कर लिया, ये आपने mg sin थीटा और mg cos थीटा को रिजॉल्व कर दिया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ये वाले ना समझ में तो मुझसे एक बार फिर पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के एक्सेलरेशन का। देखें, जब बॉडी नीचे जा रही थी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, W sin थीटा जो बड़ा होगा फ्रिक्शन छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। हम ये बात जानते हैं कि जब दो फोर्सेस लग रही होती हैं बॉडी के ऊपर तो रिजल्टेंट फोर्स निकाली जाती है। यहाँ पे वेट बड़ा है और फ्रिक्शन छोटी है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, W sin थीटा माइनस एफ। रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बराबर होती है किसके, F इक्वल्स टू ma के, ठीक है। तो हमने इस F की जगह क्या पुट कर दिया, ma पुट कर दिया, क्या बन गया, ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस f। m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस f ओवर m। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए, जब डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो mg sin थीटा ओवर m, यहाँ भी m आ गया, यहाँ भी m आ गया, यहाँ m से m कैंसिल हो गया, क्या बन गया, a इक्वल्स टू g sin थीटा माइनस f ओवर m। ये फॉर्मूला किसका होगा आपके पास, जब बॉडी नीचे आ रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मौजूद होगी, बॉडी नीचे आ रही होगी। फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a इक्वल टू g sin थीटा माइनस f ओवर m। देखें फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a इक्वल टू g sin थीटा माइनस f ओवर m। अब बॉडी नीचे आ रही है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, f की वैल्यू क्या है, 0 है। जब 0 पुट करवाऊंगा मैं f की जगह पर तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू g sin थीटा। ये फॉर्मूला उस वक्त बनेगा जब बॉडी नीचे आएगी फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल्स टू g sin थीटा। अब पेपर में यहां तक आता है निकालने को, लेकिन मैंने क्यों अपवर्ड मोशन भी पढ़ाने लगा हूं, इसलिए पढ़ाने लगा हूं अपवर्ड मोशन क्योंकि न्यूमेरिकल आपकी बुक में मौजूद है अपवर्ड मोशन का एक, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं वहां पर तो अच्छी बात नहीं होती, इस वजह से मैंने यहीं पर अपवर्ड मोशन को तस्करा कर दिया। देखते हैं बेटा अपवर्ड मोशन क्या कह रहा है। कहते हैं कि अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है, दो सूरतें ब्लॉक की, कोई बॉडी की या ब्लॉक के ऊपर जाने की, क्या दो सूरतें, या तो हम एक्सटर्नल फोर्स आगे बॉडी के ऊपर लेके जाएं, हमारी एक्सटर्नल फोर्स लाजमी तौर पे बड़ी हुई चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के वेट से, तभी वो ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा हमारी एक्सटर्नल फोर्स से। हमारी एक्सटर्नल फोर्स बड़ी होगी और उस बॉडी का ब्लॉक का जो वेट है और फ्रिक्शन से हमारी एक्सटर्नल फोर्स बड़ी होगी, और ये दोनों फोर्सेज यानी हमारी फोर्स भी लग रही होगी और उसके ऊपर उसका वेट और फ्रिक्शन भी होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma होता है। क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल्स टू f माइनस mg sin थीटा प्लस f बन जाएगा। ये बॉडी का वेट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी एक्सटर्नल फोर्स से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, ma इक्वल्स टू f माइनस mg sin थीटा प्लस f,
विद एक्सटर्नल फोर्स जब बॉडी ऊपर जा रही होगी। अगर विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है। हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो हम लगा के भेज रहे हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब बॉडी खुद जा रही होती है ना तो फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन कंसीडर किया जाता है, तो उस वक्त एक्सटर्नल फोर्स तो होगी नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ, लेकिन चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो लेट सपोज, तो जाहिर है कि एफ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस जीरो, जीरो हट जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, क्या हुआ, माइनस ए इक्वल टू जी साइन थीटा बन गया। ए को वहां शिफ्ट कर दिया, क्या बन गया, ए इज इक्वल टू जी माइनस जी साइन थीटा, माइनस को वहां शिफ्ट कर दिया, क्या बन गया, ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा बन गया। ठीक हो गई बात यहाँ तक। ये वो फॉर्मूला है जब बॉडी ऊपर जा रही हो, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो इन द एब्सेंस ऑफ एक्शन ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। होप्स हो कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। जज़ाकल्लाह खैर।